The Investor's Lens, a podcast series by UTI Mutual Fund. UTI म्यूचुअल फंड द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं और उन्हें सिंपल बनाते हैं। आज एक फंडामेंटल फाइनेंशियल प्लान के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एसेट एलोकेशन। अब ये है क्या? अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रेटेजिकली डाइवर्सिफाई करके एसेट एलोकेशन के साथ रिस्क को मैनेज करते हुए कैसे रिटर्न्स को थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं, इसका लक्ष्य रखता है एसेट एलोकेशन। और इसी को बेहतरी में समझने के लिए और भी गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट मौजूद हैं वो है हेड ऑफ प्रोडक्ट UTI AMC मिस्टर फरहाद गाड़ीवाला। आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट सीरीज में। थैंक यू एनी। इनके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज से हम समझेंगे एसेट एलोकेशन को। तो सबसे पहले आपको पूछना चाहूंगी कि एसेट एलोकेशन है क्या और इन्वेस्टर्स को इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है? एसेट एलोकेशन एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो आपको हेल्प करता है डाइवर्सिफाई करने में अलग अलग एसेट क्लासेस में, जैसे इक्विटी हो गया, डेट हो गया, रियल एस्टेट, या आपने अपने कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट किया हो। तो ये एक ओवरऑल अप्रोच है जो आपका रिस्क और रिवॉर्ड बैलेंस करने की कोशिश करता है। और उसके इसमें 2-3 फैक्टर्स जाते हैं जो आपको एसेट एलोकेशन के वक्त याद रखने होते हैं, जैसे आपको कितना समय तक इन्वेस्ट करना है, आपकी उम्र क्या है, आपकी जोखिम लेने की क्षमता क्या है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। एंड इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का एक इम्पॉर्टेंट परव्यू है कि वो देखना चाहता है कि वो आपको ओवरऑल स्टेबिलिटी और ग्रोथ दिलाने की कोशिश करता है। करेक्ट। सो दैट्स व्हाट एसेट एलोकेशन ट्राइज टू डू। आपको वो ओवरऑल ग्रोथ देता है, रिस्क को ध्यान रखते हुए और ग्रोथ को ध्यान रखते हुए। अब हम एसेट एलोकेशन को थोड़ी और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। मेजर एसेट क्लासेस के रिस्क और रिटर्न्स के बारे में क्या आप समझा सकते हैं? अच्छा सवाल है एनी। सो बेसिकली हर एसेट क्लास का एक रिस्क और रिवॉर्ड इक्वेशन होता है। तो अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है कि अगर इक्विटीज़ में आप जाएंगे, जहाँ स्टॉक मार्केट्स में आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ आपका रिस्क ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा होने की संभावना है। अगर आप फिक्स्ड इनकम में देखेंगे, आप उधर इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ आपकी संभावना है ओवरऑल थोड़े स्टेबल रिटर्न्स आने की संभावना है, बट रिस्क भी कम है वो हिसाब से। और अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको लंबे टाइम के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि कितनी बार रियल एस्टेट में आप अगर बेचना चाहते हो तो आपको इमीडिएटली पैसा मिलता नहीं है। तो वो एक खतरा हो सकता है, जोखिम हो सकती है इन रियल एस्टेट आप जानते हो तब। सो लास्ट एसेट क्लास होता है लिक्विड एसेट्स, बेसिकली कैश और कैश इक्विवेलेंट जैसा हम बोलते हैं। तो आपको वो म्यूचुअल फंड में अपने ओवरनाइट म्यूचुअल फंड या लिक्विड म्यूचुअल फंड हो सकता है। अगर आप देखें तो आपके बैंक बैलेंसेस हो सकते हैं, मतलब आपका जो सेविंग्स और करंट अकाउंट में कितना पैसा है। आपकी एफडीज हो सकती है जो आप लिक्विड होती है, जो आप तोड़ सकते हो और आप ले सकते हो। तो दोज आर द लिक्विड एसेट क्लासेस। सो अगर आप देखा जाए तो ये ब्रॉडली 4 या 5 मेजर एसेट क्लासेस होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अक्रॉस द पॉइंट फॉर एनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। राइट। एसेट एलोकेशन में एक और चीज़ के बारे में हमको बात करना बहुत ज़रूरी है, वो है जोखिम या रिस्क। तो रिस्क टॉलरेंस एसेट एलोकेशन को कैसे अफेक्ट कर सकता है? आई वुड से अगेन अ गुड क्वेश्चन आनी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारी क्षमता जोखिम लेने की डिपेंड करता है, वो डिसाइड करता है कि आपको कौन सा एसेट क्लास में पैसा डालना चाहिए। अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आप जोखिम ले सकते हो, आप वोलेटिलिटी झेल सकते हो, करेक्ट, तो देन यू कैन गो इनटू इक्विटी, बिकॉज इक्विटी ऐसा एसेट क्लास है जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो उसके अंदर आपको वोलेटिलिटी रहेगी, रिटर्न्स भी रहेगा, बट उनकी वो एक क्षमता कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आपकी क्षमता कम है रिस्क लेने की या जोखिम लेने की क्षमता कम है, आप वोलेटिलिटी सहन नहीं कर सकते, मार्केट प्राइसेस का उतार चढ़ाव देख नहीं सकते, देन यू शुड गो टू समथिंग लाइक अपने फिक्स्ड इनकम एसेट क्लासेस। और अगर आपको थोड़ा बैलेंस चाहिए तो हमारे म्यूचुअल फंड्स में एक हाइब्रिड कैटेगरी है या बैलेंस फंड्स है जिसमें दोनों एसेट क्लासेस का मेल होता है, तो वो आपको बैलेंस्ड रिस्क रिवॉर्ड देने की क्षमता रखता है। सो अगर आप वो हिसाब से देखोगे तो रिस्क टॉलरेंस इज अगेन द अंडरलाइंग फैक्टर, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट।
राइट। तो अब रिस्क टॉलरेंस अगर इतना ज़रूरी है होना किसी भी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी में, तो फिर अब बात करना ज़रूरी है समय या टाइम होराइजन का। वो कैसे अफेक्ट करता है या प्रभावित करता है एसेट एलोकेशन को? समय एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके इन्वेस्टमेंट कॉर्पस या आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स है उसको अचीव करने में। बिकॉज टाइम इज़ समथिंग, आप जितना समय ज़्यादा रहते हो मार्केट में उतना आपकी संभावना है ज़्यादा रिटर्न्स बनाने के। तो हम हमेशा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर में जब पहली बार आता है तो हम उनको बोलते हैं कि आप जल्दी आइए, बिकॉज जितना टाइम आप रहोगे मार्केट में, मतलब स्पेशली अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वो वोलेटाइल रहेगा। अगर करेक्शन भी आता है तो आपको वो करेक्शन ओवर करने में टाइम है। तो आपको अगर आपको फंड्स चाहिए लॉन्ग टर्म के बाद तो आप इक्विटी में आ सकते हो। अगर आपका टाइम कम है, आप खाली मे बी 2 या 3 साल के होराइजन से आ रहे हो और आपको चाहिए कि आपको जोखिम नहीं लेना है, देन आपके पास फिक्स्ड इनकम है। सो टाइम विल टेल यू कि आप कैसे अचीव कर सकते हो अपना फाइनेंशियल गोल्स और कौन से असेट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करने के लिए। अब समझना चाहेंगे रीबैलेंसिंग के बारे में। रीबैलेंसिंग का एसेट एलोकेशन में क्या भूमिका है? रीबैलेंसिंग का मतलब होता है कि आपको पोर्टफोलियो पीरियडिकली एडजस्ट करना पड़ेगा। ये इंश्योर करता है कि आपका पोर्टफोलियो एक गोल और रिस्क टॉलरेंस के बीच में, जो जोखिम के बीच में है, वो संतुलन बनाए रखे। एक एग्जांपल या उदाहरण देना चाहता हूँ कि लेट्स से आपने एसेट एलोकेशन में आज 70% इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में डाला है और 30% आपने डाला है डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में। तो 1 साल के बाद इक्विटी मार्केट ने परफॉर्म किया तो उसका वैल्यू हो गया 80% और डेट का प्रोपोर्शन हो गया 20%। तो आपका संतुलन चेंज हो गया है। बेसिकली आपका पोर्टफोलियो थोड़ा और रिस्की हो गया। तो आपने जो एसेट एलोकेशन बनाया था पिछले साल, तो आपको 10% इक्विटी बेच के आपको रीअलाइन करना पड़ेगा आपका पोर्टफोलियो। सो आप जब ये पीरियडिकली करते हो तो आप इंश्योर करते हो कि आपका जो जोखिम लेने की क्षमता एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो मैच करता रहे हमेशा। राइट। क्या एसेट एलोकेशन वक्त के साथ बदल सकता है? हाँ, ज़रूर बदल सकता है। बिकॉज लाइफ में जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं, हमारी लाइफ गोल्स चेंज होती है, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्षमता चेंज होती है, उम्र के हिसाब से हमारे गोल्स चेंज होते हैं। तो अगर आपका कोई बड़ा सा लाइफ गोल अचीव हो गया, जैसे आपका गोल था घर बांधना, आपने घर बांध लिया या खरीद लिया, तो वो पड़ाव आपने पास कर लिया, तो आपकी जोखिम लेने की क्षमता चेंज हो जाती है। तो यस, मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये क्षमता चेंज होती है। आप जैसे प्रोग्रेस भी करते हो लाइफ में तो आपकी क्षमता भी चेंज होती है, तो रिस्क लेने की एपेटाइट भी चेंज होती है, जोखिम लेने की एपेटाइट भी चेंज होती है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी या जोखिम लेने की संभावना को इम्पैक्ट कर सकता है एंड वो चेंज होता है लाइफ में हमेशा। इसी के साथ एसेट एलोकेशन एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। मैं हमारे एक्सपर्ट जो इतने अच्छे एक्सपर्टीज़ के साथ हमें समझा चुके हैं एसेट एलोकेशन के बारे में, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मिस्टर फरहाद गाड़ीवाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू एनी। और उम्मीद करती हूँ कि हमारे लिसनर्स को भी ये इंसाइट्स वैल्यूबल लगे हैं। अगली बार मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। The Investor's Lens, a podcast series by UTI Mutual Fund. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। To know about the KYC documentary requirements and procedure for change of address, phone number, bank details, etc., please visit www.utimf.com/service-request/KYC. Please deal with only registered mutual funds, details of which can be verified on the SEBI website under intermediaries/market infrastructure institutions. All complaints regarding UTI Mutual Fund can be directed towards service@uti.co.in and or visit scores.sebi.gov.in. Or to escalate, investors may visit smartodr.in/login, online dispute resolution portal. This material is part of Investor Education and Awareness Initiative of UTI Mutual Fund.